सिन्हा सर ने अब गाड़ी की तरफ देखा। उसमें से एक लड़की निकलकर बाहर आई जो जय की ही हम उम्र थी। उसने अब चारों तरफ देखा। काफ़ी अच्छी जगह है चाचू ये तो। सिन्हा सर: हाँ, लेकिन याद रहे कि यहाँ ज़्यादा घूमना फिरना मत करना। माही ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। मुझे याद है सब चाचू। आप क्यों बार बार बोलकर परेशान हो रहे हो? आपको तो पता ही है कि मैं कितनी समझदार हूँ। अपने साथ साथ आपका भी ख्याल रख सकती हूँ। सिन्हा सर हंस पड़े। हाँ हाँ, जानता हूँ कि हमारी माही बड़ी हो गई है। अब अंदर चलोगी या यहीं खड़े खड़े बातें बनाना है? माही कुछ देर सोचने का नाटक करते हुए बोली, मैं तो पूरी रात खड़ी रह सकती हूँ, लेकिन आप नहीं, क्योंकि अब आप बूढ़े हो चले हैं ब्रिगेडियर सर। अब तो रिटायर हो ही जाइए। सिन्हा सर मुस्कुरा दिए। बूढ़ा भले ही हो चला हूँ, पर शेर हमेशा शेर ही रहता है। अपने दिमाग से अभी भी अच्छे अच्छों को धूल चटा सकता हूँ। माही: बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए अंदर चलते हैं। दोनों बातें करते हुए घर के अंदर चले गए। माही सिन्हा सर के भाई की बेटी थी, लेकिन वह उनकी ज़्यादा लाडली थी। माही के पेरेंट्स कुछ महीने पहले विदेश में शिफ्ट हो गए, लेकिन उसकी इंजीनियरिंग का लास्ट सेमेस्टर बाकी था, जिसमें उसे प्रोजेक्ट भी बनाना था। इसलिए वह सिन्हा सर के साथ ही रुक गई। वह एक खुश मिजाज, शांत, समझदार और पढ़ाकू लड़की थी। राशि और सुनी एक साथ बैठे थे। सुनी: हमने सोच लिया है कि हम कल ऋषभ सर का पता कर उनको सारी बात बता देंगे और उनकी घड़ी भी वापस कर देंगे। राशि: अच्छा, तुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये हलवा हो कि बनाया और खा लिया। भोली चिड़िया, ये इतना भी आसान नहीं है। भूल गई कि जब तेरी आखिरी बार मेजर तूफान से बात हुई थी तो उन्होंने तुझे कितना डांटा था और इनडायरेक्टली तेरी नीयत पर भी शक किया था। स्विनी घबराई हुई सी बोली, अब तुम हमें डरा रही हो। हमारा कोई गलत इरादा थोड़े था। हम तो बस सर से माफ़ी मांगना चाहते हैं। बस समय का ध्यान नहीं रहा था तो उस रोज़ गड़बड़ कर दी थी। हमें फेस तो करना ही होगा ना सर को, और इस बार हम किसी की नहीं सुनेंगे। ऋषभ, देव और कबीर आम नागरिकों का हुलिया बनाकर अलग अलग जगहों पर घूमने के बहाने निकल गए, जहां उन्हें शक था कि वहां की गतिविधियां सही नहीं हैं। 2-3 घंटे बाद तीनों अपनी जानकारी इकट्ठा कर वापस अपनी तय जगह पर मिल बेस की ओर लौट चले। वहां क्वार्टर में मंजीत जय ने अपने हिस्से का काम खत्म कर लिया। जय ने देखा कि मंजीत बार बार उसे घूर रहा था। उसकी यह हरकत जय को बड़ी अजीब लग रही थी। वह सोचने लगा कि अगर यह हरकत करने वाला कोई जूनियर या साथ वाला होता तो अच्छा सबक सिखाता, लेकिन ये तो सीनियर है ना। वो बात अलग है कि बिहेव तो ऐसे कर रहे हैं कि सीनियर ना होकर सास हों, और मैं इनकी बेटी को लेकर भाग गया हूँ। कुछ वक्त बाद तीनों दोस्त भी लौटकर क्वार्टर पहुँच गए और जुटाई हुई सारी जानकारी एक दूसरे से साझा की। कबीर ने देखा कि रात के 1:45 बज रहे थे। चलो अब सो जाते हैं, काफ़ी लेट हो गया है। सभी उठकर अपने अपने कमरे में चले गए। रात में सभी अपने कमरों में सो रहे थे। मंजीत को ऋषभ की बातों से नींद नहीं आ रही थी, तो दूसरी तरफ देव के दिमाग में भी यही बातें चल रही थी। वह कुछ सोचकर उठा और कबीर के कमरे में झांक कर देखा कि वह सो तो गया ना। रास्ता साफ देखकर वह ऋषभ के कमरे में गया। ऋषभ अभी तक सोया नहीं था, लेकिन जब उसने देव को दबे पांव आते देखा तो आंखें बंद कर सोने का नाटक करने लगा। देव ने राहत की सांस ली और मंजीत के कमरे में जा पहुंचा। उसे जाते देख ऋषभ भी सावधान हो गया और उठकर उसके पीछे चल पड़ा। देव ने मंजीत के बिस्तर पर बैठ धीरे से उसे पुकारा, तो उसने फटाफट से पीछे मुड़कर देखा। क्या है, सोने देना, एक तो वैसे ही नींद नहीं आ रही। देव: क्यों? मंजीत: अरे उसी जय की वजह से जो हमारे और हमारे दोस्तों के बीच कुंडली मार कर बैठा है। देव: जब तुझे पता है कि ऐसा है, फिर भी यहाँ कुंभकर्ण की तरह पसरा पड़ा है, उठ जल्दी। मंजीत उठ बैठा। तो क्या करूं?
जगराता करूं? भूले मत कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं। हम यहाँ काम कर रहे हैं, पिकनिक मनाने नहीं आए। देव उसे अब अचंभे से देख रहा था। मंजीत यह देख थोड़ा असहज हो गया। अबे ऐसे क्या घूर रहा है? मैं मौली भाभी नहीं हूँ, मंजीत हूँ। देव ने अपना सिर पीट लिया। कर दी ना बेवकूफ़ों वाली बात। मैं ये सोच रहा था कि हमारा मंजीत बड़ा हो गया है, क्योंकि वह जानता है कि हम यहाँ पिकनिक मनाने नहीं आए। लेकिन यह मौली वाली बात बोलकर तूने फिर साबित कर दिया कि तू गधा का गधा ही है। अरे कहाँ तू हट्टा कट्टा पहलवान और कहाँ वो मेरी प्यारी सी मौली। मंजीत उदास हो गया। सही है, तू भी मुझसे लड़ रहा है। यह नहीं है कि उस जगह कोई इलाज करे। यह सुनकर देव को याद आया कि वह यहाँ क्यों आया था। अरे हाँ, इसीलिए तो मैं आया था तेरे पास। देख, कबीर के सामने तो हम कुछ नहीं कह सकते उससे, लेकिन अभी तो कह सकते हैं। मैं देख कर आया हूँ, कबीर सो रहा है, तो यही सही मौका है उस जय को डराने धमकाने का। चल, हम जाकर उसे धमकी दे आते हैं कि हमारे कबीर से दूर रहे। मंजीत बच्चों की तरह खुश होते हुए बोला, ठीक है। उनकी बातें सुनता ऋषभ जल्दी से अपने कमरे में भाग गया। दोनों दोस्त अब दबे पांव जय के कमरे की तरफ चल दिए कि मंजीत धीरे से बोला, रावण को देखा ना? कहीं ऐसा ना हो कि वो जाग जाए और हमारी लंका में आग लगा दे। भाई बड़ा खतरनाक प्राणी है वो, मुझे तो बहुत डर लगता है। और वैसे भी एक बार की धुलाई करना बाकी है उसका। देव, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, चल। उनके जय के कमरे के अंदर जाने के बाद पीछे खड़ा ऋषभ मुस्कुरा रहा था। अब देखो कसाईयों, ये रावण तुम्हारी कैसे लंका जलाता है। दोनों दोस्तों ने कमरे के अंदर जाकर जय को सोते हुए देखा तो चिढ़ गए। मंजीत, वाह जय बाबू, हमारी नींद हराम कर खुद घोड़े बेचकर सो रहे हो। जी तो करता है कि इसका गला दबा दूं। कहाँ से लगता है ये रोहन जैसा। देव, बस कर और फिलहाल इसका मुंह दबा। जब गला दबाने की बारी आएगी तब वो भी दबा देंगे। मंजीत चौंका। सच में? देव खींच उठा और उसके सामने हाथ जोड़ दिए। माफ़ कर दे मेरे बाप, मैंने बस एक डायलॉग चिपकाया था और कुछ नहीं। मुझे तो समझ नहीं आता कि तू दुश्मनों से लड़ने के टाइम इतना खतरनाक हो जाता है, फिर यहाँ क्या हो जाता है तुझे। चल, मुंह बंद कर इसका। मंजीत ने अब जय का मुंह अपने हाथ से बंद कर दिया और उसे सोते हुए ही दबोच लिया। जय अचानक हुए इस हमले के लिए तैयार नहीं था। वह हड़बड़ा गया। जय अपना बचाव करता कि सामने दोनों को देखकर रुक गया। वह हैरान सा उन्हें देख रहा था। मंजीत, यह क्या उल्लू की सी आंखों से देख रहा है? मुझे डरा रहा है क्या? देव, रुक, मैं बात करता हूँ। उसने जय की तरफ देखा। जो बात हम करने आए हैं वह ध्यान से सुनना, और खबरदार जो कबीर को कुछ कहा या शोर मचाया तो। जय ने हाँ में सिर हिला दिया। यह देख मंजीत ने उसे छोड़ दिया। एक बात कान खोलकर सुन ले, यहाँ हमारी टीम सिर्फ मिशन के लिए है, तो बस फॉर्मल ही रहना। कबीर से ज़्यादा घुलने मिलने की ज़रूरत नहीं है, समझे? जय, समझ गया। देव, और हाँ, अगर कबीर खुद भी तुझे बुलाए या तेरे साथ दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करे तो भी तू उससे दूर रहना। अपने कबीर का दिल तो सोने का है, लेकिन हम इस बात का फ़ायदा किसी को नहीं उठाने देंगे। इधर दोनों दोस्त जय को डरा धमका रहे थे, उधर यह सब देख ऋषभ कबीर के पास जा पहुंचा। उसने उसे जगाया और बताया कि कैसे देव और मंजीत जय को उसके कमरे में परेशान करने गए हैं। कबीर अब जल्दी से जय के कमरे की तरफ बढ़ा। ऋषभ भी उसके पीछे चलने लगा। जय सोचने लगा कि यह तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। मैं छोटा हूँ तो क्या ऐसे परेशान किया जाऊँगा? उसकी नज़र अब दरवाजे की तरफ गई जहाँ उसे कबीर आता दिखा। देव और मंजीत की पीठ दरवाजे की तरफ थी, इसलिए उन्होंने कबीर को आते नहीं देखा था। जय अचानक से जोर जोर से चिल्लाने लगा, बहुत तेज लग रहा है, मत मारिए सर, मैं कबीर सर से दूर रहूँगा। यह सुनते ही देव और मंजीत के तो होश ही उड़ गए।
कि आखिर ये कह क्या रहा है। मंजीत गुस्से से बोला, बावला हो गया है क्या? चुप कर। उसने अपने हाथ से जय का मुंह बंद कर दिया। देव ने भी उसे पकड़ लिया। तभी कबीर वहां आ पहुंचा। उसने नाराजगी से देव और मंजीत को देखा। क्या हो रहा है ये? देव और मंजीत हड़बड़ा गए। देव, जैसा तू सोच रहा है ना, वैसा कुछ नहीं है। मंजीत, हाँ, हम तो बस बात करने आए थे, ये बस। मंजीत अभी बात पूरी नहीं कर पाया था कि जय दोनों से बचकर जल्दी से कबीर के पीछे जा खड़ा हुआ। सर, मैं तो सो रहा था कि इन दोनों सर ने आकर मुझे पकड़ लिया और बहुत मारा। मुझे कह रहे हैं कि मैं इस मिशन से अपना नाम वापस ले लूं। मंजीत और देव हैरान से उसको देखते रह गए। कबीर से कुछ दूर खड़ा ऋषभ भी दंग रह गया और सोचने लगा, ये तो जलेबी की तरह सीधा निकला। दोनों को उन्हीं के जाल में फंसा दिया। देव, जय, तुम्हें शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? कबीर, और तुम्हें शर्म आती है ऐसी हरकतें करते हुए? मैंने कहा था ना कि जय को तंग मत करना। तुम्हारी इन्हीं आदतों से बाज नहीं आओगे। देव और मंजीत लाचार से एक दूसरे को देखने लगे कि क्या करने आए थे और कहाँ फंस गए। कबीर, अब एक दूसरे को देखना बंद करो और मेरे कमरे में पहुंचो। मैं अभी वहीं आकर तुमसे बात करता हूँ। दोनों दोस्त पैर पटकते हुए कमरे से चले गए। उन्हें बाहर ऋषभ मिला, जो उनको देखकर हंस रहा था। दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। इस कहानी की लेखिका वह अपने कमरे में चला गया और देव मंजीत कबीर के कमरे में। नीरा शर्मा पर उपलब्ध कबीर है। जय की तरफ अगर मुड़ा आप भी है, और बोला, किसी और चैनल सॉरी, पर सुन रहे हैं, मैं उन तो दोनों उसका की तरफ सीधा से तुमसे अर्थ है माफी मांगता कि हूँ। उस चैनल के मालिक वह दोनों ने मुझे लेकर इसे बहुत पजेसिव चुराकर हैं, पोस्ट किया बस है। इसलिए सब किया। आपसे क्या किया है अनुरोध इन्होंने? है कि ऐसे ज्यादा तो नहीं लोगों मारा की ना? हिम्मत ना बढ़ाएं जय और मासूम उनके सा चैनल चेहरा पर बनाते इस हुए कहानी बोला। को ना सुनें। दोनों ने आते ही मुझे दबोच लिया और पेट में घूंसे भी मारे। मुंह भी बंद कर दिया था ताकि मैं मदद के लिए चिल्ला ना पाऊं। बहुत जोर से मारा था सर। कबीर कुछ पल तक खामोशा उसे देखता रहा। फिर अगले ही पल उसने जय के पेट में घूंसा मारा, जिससे जय दूर गिरा और दर्द से कराता हुआ जमीन पर ही बैठ गया। ये क्या था सर? कबीर, तुम्हारे झूठ बोलने की सजा। पहली बात ये कि मैं मानता हूँ कि मेरे दोस्त शरारती हैं, पर वो इस तरह की हरकत कभी नहीं कर सकते। मैं अच्छे से जानता हूँ कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। और दूसरी बात यह है कि वे दोनों ही आर्मी वाले हैं। अगर तुम्हारे कहे मुताबिक उन्होंने तुम्हें मारा होता तो तुम ऐसे घोड़ों की तरह दौड़कर मेरे पास ना आते, बल्कि बिस्तर पर पेट पकड़कर पड़े होते। मेरे एक घूंसे से तुम्हारा ये हाल है, जबकि मैंने पूरी ताकत से तो अभी मारा ही नहीं। तुम जैसे कांडे इंसान को मैं अच्छे से समझता हूँ। गुरु हमेशा गुरु ही होता है। सुबह होते ही दोनों को सॉरी बोलना। अब सो जाओ। कबीर वहां से निकल अपने कमरे में आया तो देखा दोनों दोस्त उसे देखकर मासूम सा चेहरा बनाने लगे हैं। देव, यार हमने नहीं मारा उसे। कबीर, बंद करो ये सब। इतने बड़े हो गए हो, लेकिन बच्चों वाली हरकतें बंद नहीं हुई तुम्हारी। अब गोद में लेकर तो नहीं घूम सकता ना तुम्हें? मंजीत हंसा, काश ऐसा हो पाता। कबीर, चुप गधे, अब चुपचाप सो जाओ यहीं, ताकि तुम पर नजर रख सकूं। और खबरदार, जो दोबारा जय के पास गए तो। कबीर ने देखा कि बिस्तर इतना बड़ा नहीं है कि 3 लोग एक साथ सो सकें, तो उसने फर्श पर ही चादर तकिए डालकर एक कोने में लेट गया और दोनों को उसके साथ लेटने का इशारा किया। लेकिन उसने देखा कि दोनों अभी भी उसे ही देख रहे हैं। अगले ही पल वह समझ गया कि बात क्या है। वह कोने से हट बीच में लेट गया। आओ, पधारो। उसे ऐसा करते देख दोनों दोस्तों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वह जल्दी से उसके अगल बगल में आकर लेट गए। उन्होंने प्यार से कबीर के गालों को खींचा। तो कितना प्यारा है ना, हमारा कितना ख्याल रखता है। कबीर, किसी दिन बहुत मार पड़ने वाली है तुम लोगों को, बहुत ज़्यादा नौटंकी कर रहे हो। तीनों अब आराम से एक दूसरे का हाथ पकड़कर लेट गए। मंजीत, काफ़ी वक्त हो गया हमें ऐसे एक साथ सोए हुए। तुम्हें याद है पुराने दिन जब हम तीनों यूं ही खुले आसमान के नीचे लेट जाया करते थे? देव, हाँ, सब याद है।
भले ही कितने साल क्यों ना गुजर जाएं, लेकिन हम तीनों का साथ यूं ही बना रहे। कबीर, तीनों नहीं, चारों। अपना ऋषभ भी तो है, उसे कैसे भूल सकते हो तुम लोग। तभी ऋषभ अपना तकिया ले आया और मंजीत के पीछे लेट गया। तू टेंशन ना ले कबीर, मैं किसी को खुद को भूलने ही नहीं दूंगा। तीनों दोस्त हंस पड़े। चारों दोस्त बातें करते हुए कब सो गए उन्हें पता ही नहीं चला। अगले दिन जय जब मॉर्निंग वॉक से वापस लौटकर आ रहा था, तब उसने माही को आंगन में खड़े देखा। उसे देखते ही जय को महसूस हुआ कि इस लड़की को पहले भी कहीं देखा है। वह उससे कुछ कहता उससे पहले ही वो अंदर चली गई। जय अपने क्वार्टर के अंदर आया तो देखा कि सामने देव और मंजीत उसे गुस्से से देख रहे थे। देव, मंजीते, तूने अभी ब्रिगेडियर सर के आंगन में खड़ी उस लड़की को देखा जिसे कोई अभी घूर घूर कर देख रहा था? मंजीत जय की तरफ देखते हुए बोला, लगता है वो सर की बेटी है। अगर उन्हें किसी की इस नामुराद हरकत का पता चल गया तो बेचारे की इश्कबाजी धरी रह जाएगी। दोनों अभी जय को डरा ही रहे थे कि पीछे से कबीर की आवाज़ आई जो बाहर आ रहा था। उसके आने की आहट सुन दोनों दोस्त जल्दी से आंगन में अलग अलग दिशाओं में खड़े हो गए और ऐसे दिखाने लगे जैसे उन्होंने जय को देखा ही ना हो। कबीर बाहर आया और जय से बोला, अंदर आओ, कुछ डिस्कस करना है। जय दोनों दोस्तों को हड़बड़ाते देख अपनी हंसी छुपाते हुए अंदर चला गया। कबीर भी वापस जाने को हुआ कि रुक गया और दोनों दोस्तों की तरफ शक भरी नज़रों से देखा तो वो मुस्कुरा दिए कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कबीर भी अब अंदर चला गया। राशि और सुनी तैयार होकर हॉस्पिटल के लिए निकल गईं। आधे रास्ते में सुनी को कुछ काम याद आया तो वह राशि को हॉस्पिटल जाने का बोल वापस लौट अपने क्वार्टर में चली गई। थोड़ी देर बाद ऋषभ अपने क्वार्टर से निकलकर हॉस्पिटल चला गया क्योंकि उसे कुछ मेडिसिन से रिलेटेड जानकारी चाहिए थी और उसके पीछे कबीर भी किसी काम से निकल पड़ा। ऋषभ हॉस्पिटल पहुंचा और एक डॉक्टर से बातें करने लगा। उससे कुछ ही दूरी पर खड़ी राशि की नज़र उस पर पड़ी तो दंग रह गई क्योंकि मेजर तूफान तो सामने थे लेकिन बिना बियर्ड के। वो फटाफट से भागकर एक ओर छुप गई। अब ये यहाँ भी आ गए, लेकिन इनकी बियर्ड कहाँ गई? लगता है सुनी सही कह रही थी, मुझे ही धोखा हो गया था। सुनी अपना सामान ले क्वार्टर से निकली ही थी कि सामने से कबीर आता दिखा। वह किसी सोच में डूबा हुआ था तो सुनी को देखा नहीं, लेकिन सुनी के हिसाब से मेजर तूफान उसके सामने थे पर बियर्ड के साथ। उसे कुछ नहीं सूझा, वह जल्दी से क्वार्टर के अंदर भाग गई। कबीर को एहसास हुआ कि कोई उसके सामने से भागा है। उसने सुनी को हड़बड़ाकर अंदर जाते देखा तो सोच में पड़ गया कि इस लड़की को क्या हुआ। भागी तो ऐसे है जैसे भूत देख लिया हो। माही बालकनी में खड़ी हुई थी। जय भी तैयार हो घूमते हुए अपनी बालकनी में आ पहुंचा। उसने जब अपने बगल वाली बालकनी में माही को देखा तो तय किया कि वह उससे बात कर ही लेता है। वह अब माही की तरफ बढ़ा। किसी के भागने की आवाज़ सुन ऋषभ का ध्यान उस ओर गया। वह डॉक्टर से बात खत्म कर उस ओर बढ़ा। राशि आंखें बंद कर भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि पकड़ी न जाए। ऋषभ कुछ कदम आगे ही बढ़ा था कि उसे छिपी हुई राशि दिख गई। उसे वहां देखकर ऋषभ दंग रह गया।